आज देखिए हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं और हमने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था कि हम लोग बैक टाइट्रेशन पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि बैक टाइट्रेशन क्या होता है। देखिए रिडॉक्स रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हिस्ट्री ये कहती है कि उससे बैक टाइट्रेशन के काफ़ी सवाल आते हैं। अब ये बैक टाइट्रेशन आखिर होता क्या है, इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है और इस इलस्ट्रेशन को हम लोग फॉलो करेंगे टू रीड अबाउट बैक टाइट्रेशन। देखिए यहाँ पर हमने एक रिएजेंट की का कॉलम बनाया है और उनका हमने कितना अमाउंट लिया है इसका ये कॉलम बनाया है और अमाउंट को हमने मिली इक्विवेलेंट्स में रिप्रेजेंट किया है। हमने इस प्रोसेस को कराने के लिए दो रिएजेंट यूज किए हैं। डाइक्रोमेट आयन का सॉल्यूशन लिया है, हाइपो सॉल्यूशन का एक सैंपल लिया है। डाइक्रोमेट हाइपो में H2O3 जिसको बोलते हैं थायोसल्फेट भी बोल सकते हैं, हाइपो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। इनके बीच में एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। डाइक्रोमेट आयन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसने हाइपो सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज किया, सल्फर ऑक्सीडाइज होके सल्फेट में कन्वर्ट हो। यहां पर आप इस रिडॉक्स रिएक्शन में देखिए हमने डाइक्रोमेट के 40 मिली इक्विवेलेंट्स यूज किए हैं। तो आप देखिए डाइक्रोमेट के हमने 40 मिली इक्विवेलेंट्स यूज किए हैं और हमने हाइपो सॉल्यूशन के 55 मिली इक्विवेलेंट यूज किए हैं। तो हमने डाइक्रोमेट लिया 40, इसमें ऐड किया हाइपो सॉल्यूशन 55। लेकिन आप तो जानते हैं कि हमेशा सेम मिली इक्विवेलेंट रिएक्शन करता है, तो ऑब्वियसली 40 और 55 में तो रिएक्शन होगा नहीं। तो इसका 40 इसके 40 को कंज्यूम कर लेगा। सेम मिली इक्विवेलेंट रिएक्शन करते हैं। 55 में से अगर आपने 40 को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास 15 बचेगा। तो कहने का मतलब कि यहां पर डाइक्रोमेट आयन एक लिमिटिंग रिएजेंट है। डाइक्रोमेट आयन खत्म हो जा रहा है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। और जो बच जा रहा है हाइपो सॉल्यूशन, ये देखिए 15 बचा, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो यहां तक हम लोग ने समझा कि इस रिएक्शन में एक रिएजेंट बच गया, उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं, वो हमारा हाइपो सॉल्यूशन है, 15 मिली इक्विवेलेंट बचे हैं। और एक रिएजेंट खत्म हो गया जिसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। अब इस बचे 15 मिली इक्विवेलेंट हाइपो सॉल्यूशन को आगे किसी रिएजेंट से फर्दर आप रिएक्शन करवाएं, इसी को बैक टाइट्रेशन बोलते हैं। तो यहां पर जो 15 मिली इक्विवेलेंट हाइपो सॉल्यूशन बचा है, इसको हम आगे आप ये देख रहे होंगे MnO4- से रिएक्शन करवा रहे हैं और तब तक करवाएंगे जब तक कि ये जो 15 बचा है ये पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। तो किसी एक रिएक्शन के बचे हुए रिएजेंट को एक दूसरे रिएक्शन में अगर आप पूरी तरीके से यूज करते हैं, खत्म करते हैं रिएक्शन करवा के, इसको बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। तो आपने समझा कि एक रिएक्शन होता है जहां पर एक रिएजेंट बचा, यहां पे हाइपो सॉल्यूशन बचा, इसको हम फर्दर नाउ द लेफ्ट ओवर एक्सेस रिएजेंट इज बैक टाइट्रेटेड। तो जो बचा हुआ है इसको आप आगे फर्दर रिएक्शन करवाते हैं एक दूसरा रिएजेंट लेके जो इसको खत्म करने के लिए काबिल हो। तो यहां पर काबिल रिएजेंट कौन है? परमैंगनेट का सॉल्यूशन। तो इस रिएक्शन में देखिए परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने बचे हुए हाइपो सॉल्यूशन को ऑक्सीडाइज कर दिया, किसमें कन्वर्ट किया? सल्फेट में, और खुद किसमें रिड्यूस हो गया? Mn2+। तो
तो इसका देखिए 15 मिली इक्विवेलेंट बचा था। सेम मिली इक्विवेलेंट हमेशा रिएक्शन करता है, तो इसका 15 इसके 15 से रिएक्शन करेगा, इसका 15 बनाएगा और इसका भी 15 बनाएगा। आपने अगर इसको एक क्वेश्चन की तरह देखना है कि कैसे एग्जाम में इसका क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो आपको बोलेगा कि ये जो बैक टाइट्रेशन का प्रोसेस है, इसमें हमने परमैंगनेट का इस्तेमाल किया है, उसकी मोलारिटी है 0.1 मोलर। तो जब हम ये बैक टाइट्रेशन करवा रहे होंगे, बचे हुए हाइपो सोल्यूशन को MnO4- से हम पूरी तरीके से रिएक्शन अप करवाएंगे, तो कितना वॉल्यूम MnO4- का आप इस्तेमाल करेंगे इन द बैक टाइट्रेशन प्रोसेस। तो लेट अस से कि वॉल्यूम V है और उसकी मोलारिटी हमको पता है 0.1 मोलर। तो आप जानते हैं कि हमेशा सेम मिली इक्विवेलेंट रिएक्शन करता है, तो इसका 15 है तो इसका भी 15 ही होगा। अब देखिए, इसका मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम सभी जानते हैं एन फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है। तो MnO4- का हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल ऑफ स्पीशीज होता है, उसी को एन फैक्टर बोलते हैं। अगर आप MnO4- को देखें, इसका अगर 1 मोल कंसिडर करें, तो यहाँ पे Mn+7 पर होता है और यहाँ पर Mn+2 पर। यहाँ पर चेंज करने वाला Mn है और उसकी संख्या 1 है, तो कंपैरिजन कितने पर होगा? 1 पर ही होगा। तो 1 पर यहाँ 7 है और 1 पर यहाँ 2 है, तो कितने का चेंज हो रहा है? 5 का चेंज हो रहा है। तो इसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, एन फैक्टर क्या होगा? 5 होगा। तो देखिए एन फैक्टर कितना है? 5 है। तो अब मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद करिए, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। दिस हैज टू बी हाउ मच? 15। तो हमने 15 रख दिया, यहां से आपने कैलकुलेट किया, वॉल्यूम इज 30 ml। तो ये था बैक टाइट्रेशन, कैसे एक रिएक्शन का बचा हुआ रिएजेंट हम अगले रिएक्शन के माध्यम से उसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। ऐसे करके ढेरों सवाल आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, बैक टाइट्रेशन के कई सवाल आए हुए हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा मिली इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट से आप बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, जिसको बोलते हैं डबल टाइट्रेशन। और डबल टाइट्रेशन के तो काफ़ी सवाल आते हैं, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, वहाँ पे हम लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। तो डबल टाइट्रेशन को बहुत ग्रेजुअली हम लोग सिंपल एग्जांपल से इंडिकेटर का क्या फंक्शन होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ये सारी डिटेल्स हम आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।